जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी के डिमांड पे कि भैया एक मॉक एनालिसिस का वीडियो बना दीजिए, तो आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको कि मॉक को एनालिसिस करने का क्या बेस्ट तरीका होता है और अपने स्कोर को आप 100 से लेके 160 तक कैसे कर सकते हो। और मैंने अपने स्कोर को कैसे 3 मंथ्स में 100 से 160 प्लस स्कोर तक का सफ़र तय किया था। ठीक है, तो बस पूरा वीडियो ध्यान से देखना। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मॉक को अटैम्प्ट कैसे करना है। एनालिसिस तो उसके बाद आती है। देखो, जैसे मेरा मॉक अटैम्प्ट करने का तरीका रहता था, तो मेरा एक फिक्स पैटर्न रहता था कि सबसे पहले कौन से सेक्शन को अटैम्प्ट करना है। जैसे आपके 4 सेक्शन आते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, तो कोई पहले जीके अटैम्प्ट करता है, कोई रीजनिंग अटैम्प्ट करता है, कोई इंग्लिश अटैम्प्ट करता है, कोई जीके अटैम्प्ट करता है। ठीक है, इसमें मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आपको जो अटैम्प्ट करना हो अटैम्प्ट कीजिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसी पैटर्न में एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें जिस पैटर्न में आप मॉक टेस्ट में करते हो। जैसे अगर आप पहले मैथ अटैम्प्ट करते हो तो पहले अगर मॉक में मैथ अटैम्प्ट करते हो तो रियल एग्ज़ाम में भी पहले मैथ अटैम्प्ट करो। जैसे मेरा फिक्स पैटर्न रहता था, पहले मैथ अटैम्प्ट करता था, देन रीजनिंग, फिर इंग्लिश, देन जीके। तो मेरा एक फ़िक्स पैटर्न रहता था और मैं हमेशा जितना 1-2 साल मैंने तैयारी की है इसी पैटर्न पे मैं टिके रहा। तो मतलब जैसा आप प्रैक्टिस में करते हो वैसे आपको रियल मैच में भी करना है। ठीक है, ये नहीं कि प्रैक्टिस में कुछ और कर रहे हैं और रियल में कुछ और। तो सबसे पहले तो बात ये हो गया। अब बात करते हैं एनालिसिस कैसे करना। जैसे सबसे पहले आपने मॉक सबमिट कर दिया, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको फ़िल्टर अप्लाई करना है। ठीक है, फ़िल्टर अप्लाई करना है इनकरेक्ट क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आपको इनकरेक्ट क्वेश्चंस देखने हैं, और इनकरेक्ट क्वेश्चंस में जैसे आप सीक्वेंस से जाओगे। सपोज मैथ के कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट है तो मैथ का एनालिसिस कैसे करना है, आपसे कोई क्वेश्चन छूटा है या नहीं बना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वो क्वेश्चन छूटने के पीछे कारण क्या है। सपोज मैथ का नहीं बना तो टाइम के इशू के कारण वो क्वेश्चन नहीं बन पाया। सपोज वो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपसे नहीं बना। क्यों? क्योंकि आपने मैथ को लास्ट में अटैम्प्ट किया, आपके पास टाइम कम पड़ गया तो उस क्वेश्चन को नहीं बना पाए, या आपको लगा कि इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, सपोज प्रॉफिट एंड लॉस या मेंसुरेशन या ज्योमेट्री किसी का भी, तो आप उस क्वेश्चन के पास बुक कॉपी में जब नोट करो तो लिखो कि ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ, टाइम के कारण गलत हुआ, क्योंकि मैं इस पे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन पे खपत कर देता हूँ जब सॉल्यूशन करता हूँ। और दूसरी बात कहाँ पे होती है, हम लोग मैथ जब गलत करते हैं कैलकुलेशन। तो सपोज कोई क्वेश्चन आपका गलत हुआ, खास करके मेंसुरेशन में बच्चे कैलकुलेशन में गलत करते हैं, ज़्यादा चांस में मेंसुरेशन में ही रहता है, और थोड़ा प्रॉफिट लॉस और इसमें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, और ये आपका CISI में कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। मेनली यही टॉपिक है जहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं। तो देखिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो आपको कैलकुलेशन पे काम करने की ज़रूरत है। सपोज अगर मैंने 25 क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चन सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए, तो इसका मतलब है कि कैलकुलेशन पे काम करने की ज़रूरत है। तो ये आपको कैसे पता चला? मॉक के एनालिसिस करने के बाद पता चला कि मेरा कैलकुलेशन में कमज़ोर है, तो कैलकुलेशन पे हम काम करेंगे। कैलकुलेशन पे तो खैर एक अलग वीडियो बना दूंगा, तो पता चला आपका कहाँ कमजोरी है। नेक्स्ट तीसरा कारण होता है मैथ में गलती होने के कारण कॉन्सेप्ट, कि आपसे कोई क्वेश्चन छूटे, उसके पीछे का क्या कारण था, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे। तो बेसिकली यही 3 कारण होते हैं जिसके कारण आपके नहीं छूटते हैं। तो सपोज मैं ज्योमेट्री का ये ट्रायंगल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता था, तो मैं क्या करता था, मैं सीधे सिर्फ उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता था, ठीक है, बल्कि ट्रायंगल का पूरा प्रॉपर्टीज एक बार देख लेता था। ठीक है, जैसे मैं शॉर्टकट तरीका क्या अपनाता था, जैसे ट्रायंगल में मेरे को कोई क्वेश्चन गलती हुआ तो गगन प्रताप सर के जितने ट्रायंगल के वीडियो हैं मैं उनके सारे वीडियो देख लेता था। ठीक है, गगन प्रताप सर हुए या अभिनय शर्मा या रेमो सर, किसी के भी, लेकिन ज़्यादातर मैंने गगन प्रताप सर के वीडियो देखे थे, तो उनके देख लिए। सपोज मेंसुरेशन में भी कोई क्वेश्चन गलत हुआ मेरे से, 3D गलत हुआ, कुछ भी गलत हुआ, तो मैं सिर्फ उस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सोल्व नहीं करता था। मेरे को लगा कि मेरा कॉन्सेप्ट में ही कमी है, तो पूरा एक बार अच्छे से थॉरो पढ़ लेता था। ठीक है, तो जब भी आपको कॉन्सेप्ट लैक हो तो सिर्फ उस क्वेश्चन को सोल्व करके आगे बढ़ जाओगे तो कभी मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट देख लेना ज़रूर चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश में 2-3 चीज़ें होती है। पहली कि वोकैब का सेक्शन है, तो वो सेक्शन ऐसे होते हैं कि आपको याद है या नहीं। आपको याद नहीं है
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब याद करना होगा। जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कि अगर आप प्रीवियस ईयर वोकैब सब याद कर लेते हो तो 70-80% वोकैब के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही रिपीट होते हैं। तो वोकैब के लिए आप ये काम करना कि प्रीवियस ईयर, और अगर आपका पैसेज गलत हो रहा है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहा है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा बुक रीडिंग का हैबिट डेवलप कीजिए। देखिए इंग्लिश के लिए तो मतलब मैथ के लिए तो इंसान कह सकता है ये सब चीज़ें पे काम कीजिए, लेकिन इंग्लिश ऐसा चीज़ है वो आपको खुद में इम्प्रूवमेंट लाना होगा। जी बहुत सारे बच्चों को सिर्फ डाउट रहता है, क्लोज टेस्ट गलती हो जाता है। देखिए क्लोज टेस्ट बेसिकली क्या है, क्लोज टेस्ट में आपका क्या चेक होता है, वोकैब आपके चेक होते हैं, ग्रामर चेक होते हैं, ठीक है, और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी चेक होती है। तो जहाँ क्लोज टेस्ट आपके गलत हो, वोकैब पे काम कीजिए, ग्रामर पे काम कीजिए, और जब भी क्लोज टेस्ट बनाना तो सिर्फ उस सेंटेंस को नहीं पढ़ना, ठीक है, उसके ऊपर वाले 2 सेंटेंस और नीचे वाले 2 सेंटेंस को पढ़ के क्लोज टेस्ट अटैम्प्ट करना, ठीक है। हमेशा इस बात पे ध्यान दीजिएगा, उसके ऊपर के 2 सेंटेंस और नीचे के 2 सेंटेंस। तो बच्चों को तो 2 डाउट यही रहता है, क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो बता दिए कि सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़िए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर पैसेज को पढ़ने जाइएगा, और पैसेज एक बार मैंने समझ में ना आए तो डबल रीडिंग दीजिए, ठीक है, और क्वेश्चन का जो मेन क्लू है, पॉइंट है, उसको देख के फिर पैसेज में उसका आंसर खोजिए, ठीक है। इंग्लिश का एनालिसिस ऐसे करना है, जो भी गलत हो सिर्फ उसको गलत को छोड़ के नहीं चल जाना है, जो क्वेश्चन गलत हो उसको कॉपी में नोट डाउन करना है, उसको लिख लेना है और याद करते जाना है। आपका एक मॉक एनालिसिस का हर एक सब्जेक्ट का अलग कॉपी होना मैंडेटरी है, तभी आपके मार्क्स बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है रीजनिंग। तो रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट मैथ के जैसा सेम ही है, ठीक है। जैसे मैंने मैथ के लिए बताया कि मैथ क्यों अटैम्प्ट नहीं हुए, टाइम के कारण आपके अटैम्प्ट नहीं हुए, कैलकुलेशन के कारण अटैम्प्ट नहीं हुए, कॉन्सेप्ट के कारण अटैम्प्ट नहीं हुए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए भी सेम है कि अगर आपको इन तीनों चीज़ों के कारण गलत हुई है तो इन चीज़ों पे काम कीजिए, ठीक है। और जीके जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए जीके के लिए मैं कहूँगा कि जीके जैसे आपके कोई गलत होते हैं, ठीक है, मॉक में कोई क्वेश्चन सपोज आपका जीके में गलत हो गया तो बच्चा क्या करता है, जो गलत हुआ उसको कॉपी में लिख लेता है, लेकिन टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड पे आप मॉक लगाते होगे तो उसके अलावा बहुत सारा मिसलेनियस नॉलेज आपको दी जा रहती है उसमें, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप पूरी लिख नहीं सको, जो मिसलेनियस आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए रहते हैं, अगर आप पूरा चीज़ों को लिख ना सको तो एटलीस्ट उसको पढ़ लिया करो। जैसे एक पानीपत का प्रथम युद्ध पूछ दिया तो उसके साथ 20 और युद्ध का उसमें डिटेल से दिया हुआ है, तो सारे को एक बार लिख लिया करो। मैं तो कहूँगा कि लिख लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो समझे, मतलब जीके आप बनाइए तो सिर्फ जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको मत लिखिए, जो क्वेश्चन गलत हुआ उसको कॉपी तुम्हें तो लिखना है ही, और जो मतलब जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं उसको भी लिखिए। जब तक आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं लिखोगे आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। और देखिए लास्ट चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मॉक को जब भी एनालिसिस करो तो मैं इसका जो जितना भी आप गलत कर रहे हो तो वो आप वीकली फिर एनालाइज करो कि जो मैंने पिछले वीक में गलती की थी वो गलती तो रिपीट नहीं हो रही है ना। अगर नहीं रिपीट हो रही है तो डेफिनेटली आपके मॉक में स्कोर बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।